अभी हमें इतना तो क्लियर है कि कोई भी स्पीसीज़ अपना एनएमआर का स्पेक्ट्रा तभी देगी अगर वो चार्ज हो, दूसरा उसके स्पिन क्वांटम नंबर की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, वो स्पिन क्वांटम नंबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो स्पीसीज़ इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो एनएमआर में अपना स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी इसका प्रिंसिपल। अभी जो हमारे न्यूक्लियाई है वो क्या है, चार्ज्ड स्पीसीज़ है। ठीक है, हमारे न्यूक्लियाई क्या है, एक चार्ज्ड स्पीसीज़। और जो न्यूक्लियाई है इलेक्ट्रॉन की तरह है, वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट भी करती है। न्यूक्लियाई जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ही एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं, सिमिलर वे में हमारी न्यूक्लियाई भी अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है। हम रोटेट या स्पिन बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फिज़िक्स की जनरलाइजेशन को यूज़ करने वाली हूँ। वो क्या है, एवरी चार्ज्ड पार्टिकल इन मोशन बिहेव्स एज बार मैग्नेट। ओके, सो ये है हमारी एक फ़िज़िक्स की जनरलाइजेशन, हमारे प्रिंसिपल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगी। सो ये इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो और वो मोशन में हो तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मीन्स कि वो अपनी ही खुद की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी। ओके, सो देखो हमारा न्यूक्लियाई चार्ज्ड है। ओके, सेकेंडली वो स्पिन भी कर रहा है, तो हमारा न्यूक्लियाई चार्ज्ड भी है और मोशन में भी है। तो इस जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूक्लियाई है वो एक्ट कर रहा है एज अ मैग्नेट, हमारा न्यूक्लियाई बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। अंडरस्टूड? तो इस जनरलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमारा न्यूक्लियाई मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो नॉर्मल कंडीशंस में न्यूक्लियाई अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रैंडमली ओरिएंट कर जाती है। नॉर्मल कंडीशन में हमने इसको कुछ भी फोर्स नहीं किया, ये अपनी मर्जी से नॉर्मल कंडीशंस में रैंडमली डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाती है। ठीक है, ये सारे न्यूक्लियाई है, ये जो स्पिन करते हैं, स्पिन कर रहे हैं बट इन रैंडम डायरेक्शंस में। तो इनका ये यहाँ पे है, ये रैंडम ओरिएंटेशन है नॉर्मल कंडीशंस पे। ये क्या करते हैं, अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डायरेक्शन में ओरिएंटेशंस शो करते हैं। तो जब ये न्यूक्लियाई रैंडम ओरिएंटेशन करते हैं तो इस टाइम पे ये कर रहे होते हैं स्पिन। अभी ये स्पिन कर रहे हैं और रैंडमली डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है। और इस टाइम पे की इंटरेस्टिंग बात देखो कि ये सारे के सारे न्यूक्लियाई है। मान लो मैंने इनको नाम दे दिया न्यूक्लियाई, इसको मैंने N1 बोल दिया, N2, N3 सो ऑन। मान लो मेरे पास N न्यूक्लियाई है, अप टू N न्यूक्लियाई। तो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो ये सारे के न्यूक्लियाई है, हालांकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी इन सब न्यूक्लियाई की एनर्जी क्या होती है, इक्वल। N1 की एनर्जी N2 की इक्वल, N2 की सो ऑन N तक जितने भी न्यूक्लियाई है सब की एनर्जी क्या होगी, सेम। तो इस स्टेट को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, डीजनरेट, दे आर डीजनरेट। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, इस डायरेक्शन में मैंने ले ली एनर्जी और इस डायरेक्शन में मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रही हूँ, इनकी खुद की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं है। जब ये रैंडमली ओरिएंटेड थे और इनकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड थी, यहाँ पर मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। मान लेती हूँ कि इन न्यूक्लियाइज की एनर्जी है, ये सारी की सारी न्यूक्लियाई की एनर्जी क्या होती है, सेम। और इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनकी खुद की है। हमने इनको ट्रीट किया विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पर 2 पॉइंट्स पैरेलल चलेंगे। ठीक है, उनको ध्यान से सुनना। देखो क्या होगा, हम पहले तो थे ये खुद की इनकी मैग्नेटिक फील्ड थी, तो ये रैंडमली डायरेक्शंस में ओरिएंटेड थी। ठीक है, रैंडम डायरेक्शंस में ओरिएंट थे और ये क्या कर रहे थे, स्पिन कर रहे थे। जब मैंने इनको दी
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैंने इनको एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये स्पिनिंग न्यूक्लियाई को ये ऐसे स्पिन करते हैं ना, ऐसे ये ऐसे अपनी एक्सिस पे स्पिन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि इन स्पिनिंग न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड ट्राई करेगी कि ये सारे के सारे न्यूक्लियाई है जो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है उसके डायरेक्शन में अलाइन कर जाए। मैग्नेटिक फील्ड ट्राई करती है कि सभी के सभी न्यूक्लियाई उसके डायरेक्शन में अलाइन कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मैग्नेटिक फील्ड है स्पिनिंग न्यूक्लियाई के स्पिन को डिस्टर्ब कर देती है, जो न्यूक्लियाई है उनके मोशन को कर देती है डिस्टर्ब। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो एक न्यू मोशन ले लेते हैं जो कि आपको क्लिप में दिखा रहे हैं, दिस इज द प्रिसेशनल मोशन। वो प्रिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं, इस मोशन को हम बोलते हैं प्रिसेस। ठीक है, तो पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जब कभी नॉर्मल न्यूक्लियाई के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो अपना मोशन छोड़ के प्रिसेस करना स्टार्ट कर देंगे। उस मोशन को हम बोलते हैं प्रिसेशनल मोशन। और वो प्रिसेस क्यों करेंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉर्क अप्लाई करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इन स्पिनिंग न्यूक्लियाई के ऊपर परपेंडिकुलर टॉर्क अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये कोशिश रहती है मैग्नेटिक फील्ड की वो स्पिनिंग न्यूक्लियाई को खुद की डायरेक्शन में ओरिएंट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो स्पिनिंग न्यूक्लियाई प्रिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं जब हम उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। पहली बात ये ध्यान में रखनी है आपको कि जो स्पिनिंग न्यूक्लियाई है वो स्टार्ट कर देते हैं प्रिसेशनल मोशन करना। और हाँ एक बात, और जब प्रिसेशनल मोशन करते हैं उस टाइम उनके साथ कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। That frequency is known as precessional frequency। ठीक है, पहली बात ये ध्यान में रखनी है, जब कोई भी नॉर्मल न्यूक्लियस स्पिन करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं तो वो प्रिसेस करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है, जब ये न्यूक्लियस अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड में थे तो सबकी एनर्जी थी सेम। ठीक है, सबकी एनर्जी क्या थी, सेम। ये सारे के सारे डीजेनरेट थे। ठीक है, और जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो इनकी स्टेट, इनकी डीजेनरेसी क्या हो जाती है, ख़त्म। ठीक है, कुछ न्यूक्लियाई होते हैं उनकी एनर्जी लोअर चली जाती है, कुछ लोअर एनर्जी में चले जाते हैं और कुछ हायर एनर्जी में। तो ये दो बातें हमें पैरेलल चलेंगी और हमें इन्हें ध्यान में रखना है इस पॉइंट के टाइम। क्या है, जब आप देखो भी, जब ये सारे के सारे न्यूक्लियाई क्या है, सेम एनर्जी के, जब हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ पर ये स्पिन कर रहे थे, यहाँ पर ये स्पिन कर रहे थे। अभी क्या होगा, इनकी एनर्जी सेम थी। जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब कुछ न्यूक्लियाई खुद को लाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाफ न्यूक्लियाई है जो वो क्या कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे पैरेलल। ठीक है, आप खुद को पैरेलल अलाइन कर लेंगे और कुछ है मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अपोज। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कुछ न्यूक्लियाई खुद को पैरेलल अलाइन कर लेंगे, कुछ अपोज। जो न्यूक्लियाई पैरेलल अलाइन करेंगे, ठीक है, पैरेलल अलाइन करेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उनकी एनर्जी कर जाती है डिक्रीज। उसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। और जो अपोज करेंगे उनकी एनर्जी कर जाएगी इंक्रीज। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो जिन न्यूक्लियाई ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किया अलाइन, ठीक है, उनकी एनर्जी करेगी डिक्रीज, मैंने ये शो कर दी। और जिन्होंने इसको किया अपोज उनकी एनर्जी कर जाएगी इंक्रीज, मैंने ये शो कर दिया। ओके, मान लो ये अलाइन करके इस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अलाइन करके इनकी एनर्जी डिक्रीज कर गई और इन्होंने अपोज किया तो इनकी एनर्जी कर गई इंक्रीज। ओके, अभी जो लोअर एनर्जी स्टेट है इसको हम अल्फा स्टेट भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं बीटा स्टेट। इन दोनों एनर्जी स्टेट में एनर्जी डिफरेंस है तो पॉपुलेशन भी क्या होगी, डिफरेंस, पॉपुलेशन में भी डिफरेंस होगा। अभी क्योंकि ये कम एनर्जी वाली स्टेट है तो ये क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल। कम एनर्जी वाली स्टेट है तो ये क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल। और ज़्यादातर न्यूक्लियाई वो स्लाइटली अल्फा स्टेट को फेवर करते हैं, न्यूक्लियाई स्लाइटली अल्फा स्टेट को फेवर करते हैं। इसको जो है न्यूक्लियाई फेवर करते हैं इस स्टेट को।
ओके, ज़्यादातर न्यूक्लियाई इस स्टेट में रहेंगे। अगर मैं इसको जोड़ दूँ यहाँ से इस पॉइंट से, ओके, अभी देखो इस स्टेट की एनर्जी होगी सपोज E1, इस स्टेट की एनर्जी है E2। दोनों एनर्जी स्टेट्स में डिफरेंस कितना होगा, E2 माइनस E1 कितना होगा, डेल्टा E। दोनों एनर्जी स्टेट में डिफरेंस कितना है, डेल्टा है, मैंने शो कर दिया यहाँ पे, डेल्टा E। एक बात देखो, जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो इस टाइम पे सारे के सारे न्यूक्लियाई की एनर्जी क्या थी, सेम, और वो क्या कर रहे थे, स्पिन। इस टाइम पे एनर्जी क्या है, सभी न्यूक्लियाई की सेम है और साथ में वो क्या कर रहे हैं, स्पिन। जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, उनकी एनर्जी क्या कर गई, कुछ की एनर्जी इंक्रीज कर गई, कुछ की एनर्जी डिक्रीज कर गई। डिक्रीज उनकी की जिन्होंने खुद को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इंक्रीज उनकी की जिन्होंने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन किया खुद को। तो इनकी एनर्जी में चेंज आ गया, और साथ ही साथ मैंने बोला था कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो वो स्पिन करना छोड़कर प्रिसेस करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइम पे ये न्यूक्लियाई पहले स्पिन कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड के टाइम ये यहाँ पर प्रिसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसेस कर रहे हैं, कुछ एनर्जी के साथ प्रिसेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब वो स्पिन कर रहे थे इतनी एनर्जी से कर रहे थे, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये वाली जो न्यूक्लियाई है जो अल्फा स्टेट में गए वो प्रिसेस कर रहे हैं इस टाइम पे, बट एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट, इस एनर्जी के साथ। और ये वाली न्यूक्लियाई जिन्होंने खुद को अपोज किया टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी प्रिसेस कर रहे हैं बट विद हायर एनर्जी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस एनर्जी के साथ। अब इनमें एनर्जी डिफरेंस है। और देखो अप्लाई नहीं की थी तब ये डीजनरेट थे। मैंने सपोज इतनी सी मैग्नेट अप्लाई की तो इनमें क्या हो गया, इनकी डीजनरेसी ब्रेक हो गई। कुछ जिन्होंने लाइन किया उनकी एनर्जी आ गई लोअर, इतनी एनर्जी, और जिन्होंने अपोज किया उतनी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर गई। तो इन दोनों में एनर्जी गैप कितना आया, कम आया। मान लो मैंने इनको नाम दे दिया डेल्टा E डैश, ठीक है। थोड़ा सा मैंने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी और इंक्रीज की, सपोज इतनी, तब डीजनरेसी में लोअर चला गया और हायर एनर्जी लेवल की एनर्जी और इंक्रीज होगी ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों में एनर्जी गैप इंक्रीज कर गया और मैं उसको नेम कर देती हूँ डेल्टा E डबल डैश। जब हमने और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की इस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इन दोनों एनर्जी स्टेट्स में गैप कितना आया, डेल्टा E। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं उतनी ज़्यादा दो स्टेट्स में जो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और जितना ज़्यादा, एक बात और ध्यान से सुन लो कि जितना ज़्यादा दो स्टेट में एनर्जी गैप होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन अल्फा स्टेट एंड बीटा स्टेट। न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन में डिफरेंस होगा बिटवीन अल्फा स्टेट एंड बीटा स्टेट। और न्यूक्लियाई किस स्टेट में रहना ज़्यादा फेवर करते हैं, अल्फा स्टेट, बिकॉज वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जितनी ज़्यादा हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा दो स्टेट्स में एनर्जी गैप इंक्रीज होगा और उतना ही ज़्यादा अल्फा स्टेट में पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा। अल्फा स्टेट में पॉपुलेशन क्या होगी, ज़्यादा। अभी जितनी ज़्यादा अल्फा स्टेट में पॉपुलेशन न्यूक्लियर की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बीटा स्टेट, जैसे यहाँ पे 3 न्यूक्लियर मैंने ड्रॉ किए हैं अल्फा स्टेट में, 2 किए हैं बीटा स्टेट में, तो यहाँ पे एक ज़्यादा न्यूक्लियर ही है एज़ कम्पेयर टू बीटा स्टेट। तो जितने भी ज़्यादा न्यूक्लियाई हो गए अल्फ़ा स्टेट में एज़ कम्पेयर टू बीटा स्टेट, उन न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं एक्सेस न्यूक्लियाई, दे आर नोन एज एक्सेस न्यूक्लियाई। और यही एक्सेस न्यूक्लियाई रिस्पॉन्सिबल होते फॉर दी सिग्नल। जब सिग्नल आता है, देखो हमारे पास मान लो ये 2 स्टेट्स है, इन दोनों स्टेट को, एक और बात, ये बीटा स्टेट है, ये अल्फा स्टेट है, इन दोनों स्टेट्स को हम बोलते हैं स्पिन स्टेट। मान लो मेरे पास ये अल्फा स्टेट है और ये है बीटा स्टेट, इनमें 3 न्यूक्लियाई है, इनमें 5 न्यूक्लियाई है,
ठीक है, जब हमने इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ इसको ट्रीट करवाया तो एक न्यूक्लियाई फ्लिप कर गई टू द हायर एनर्जी स्टेट। तो ये वाली हमारी न्यूक्लियाई कहाँ पे चली गई, यहाँ। तो इस टाइम बीटा स्टेट पे कितने न्यूक्लियाई है, 4। अल्फा स्टेट में कितनी है, 4। जब कभी भी अल्फा स्टेट की और बीटा स्टेट में न्यूक्लियाई की पॉपुलेशन इक्वल हो जाए तब उस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। उस स्टेट को हम बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। और अगर कभी सैचुरेशन स्टेट आ जाए किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तब कोई सिग्नल नहीं आता, क्योंकि जितने इसमें न्यूक्लियाई उतने इसी स्टेट में न्यूक्लियाई है, कोई एक्सेस न्यूक्लियाई ही नहीं है और सिग्नल आता है ड्यू टू द एक्सेस न्यूक्लियाई। अभी देखते हैं कि सिग्नल आता कैसे है। 2 एनर्जी स्टेट्स होती है, अल्फा स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, एंड हियर बीटा स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट। जब मैंने इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यहाँ पे न्यूक्लियाई है, कुछ एक्सेस न्यूक्लियाई ड्रॉ कर रही हूँ मैं ओनली, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनको ट्रीट करवाया विद रेडियो वेव। अगर हमने ट्रांजिशन देखनी हो इन दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो उसमें क्या होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन कब होती है, जब उस पर हम यूवी रेस को रेडिएट करवाते हैं। और अगर हमने वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस नोट करनी हो तब हम इस पे फॉलो ऑन करवाते हैं इंफ्रारेड। सिमिलरली अगर हमने एनएमआर में ट्रांजिशंस करवानी हो न्यूक्लियाई में, तो हम ट्रांजिशन की प्लेस पर फ्लिपिंग वर्ड यूज़ करेंगे। हम यूज़ करेंगे फ्लिपिंग। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर हमारा न्यूक्लियाई फ्लिप कर गया। तो इसी तरह से जैसे इसमें हम यूवी रेडिएशन का यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन में इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, सिमिलरली हम एनएमआर में जो वेव यूज़ करते हैं वो है रेडियो वेव्स। हमारे पास जब रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव हम फॉलो ऑन करवाते हैं ऑन द सैंपल, यहाँ पे वो प्रिसेस कर रहा है, कुछ एनर्जी के साथ वो प्रिसेस कर रहा है और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रिक्वेंसी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी के साथ प्रिसेस कर रहा है। अभी जिस फ्रिक्वेंसी के साथ ये न्यूक्लियाई प्रिसेस कर रहा है और फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव मैच कर जाती है विद द प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियाई, देन ये वाला जो न्यूक्लियाई वो क्या करता है, इस रेडियो वेव को एब्जॉर्ब करता है। अभी रेडियो वेव को उसने एब्जॉर्ब किया, मीन्स उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वो एनर्जी इस लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग तो होगी नहीं, ठीक है। तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो एनर्जी लेवल के गैप के इक्वल, डेल्टा ई के इक्वल, ठीक है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा डेल्टा ई के इक्वल। और कब, जब इसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो वो डेल्टा ई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फ्लिप कर जाता है टू दी बीटा स्टेट और वो प्रिसेस करने लग जाता है विद द हायर एनर्जी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वहाँ पर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रिसेस कर रहे होते हैं और वो फ्लिपिंग के बाद वो चला जाता है बीटा स्टेट में, वहाँ पे वो प्रिसेस कर रहा है इन द डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद हायर एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन अल्फा स्टेट टू बीटा स्टेट, दैट इज लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट फ्लिप करता है, तो उस टाइम हमारे स्पेक्ट्रा में आता है सिग्नल। ओके, जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई फ्लिप करेंगे टू द हायर एनर्जी स्टेट उतना ही ज़्यादा इंटेंस हमारा सिग्नल होगा। एक की वजह से ऐसा आ गया, दूसरे की वजह से इसके ऊपर ही आएगा, सेम न्यूक्लियाई तो सेम पोजीशन पे सिग्नल देगा, तीसरा भी फ्लिप कर गया तो इसके ऊपर फिर सिग्नल आ जाएगा, चौथा, ऐसे जैसे फिफ्थ सिक्स्थ करता जाएगा तो ये सिग्नल कितना हो जाएगा, इंटेंसिफाई। तो जितने ज़्यादा एक्सेस न्यूक्लियाई होते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा सिग्नल की क्वालिटी होती है अच्छी, उतना ही हमारा इंटेंस सिग्नल आता है। और हम एक्सेस न्यूक्लियाई कैसे हो सकते हैं, जितना ज़्यादा हमारे दो स्टेट्स में एनर्जी गैप होगा उतने ही ज़्यादा एक्सेस न्यूक्लियाई होंगे। और जैसे मैं पीछे बताया था कि एनर्जी गैप कितना ज़्यादा कैसे होगा, जितनी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी गैप होगा, ज़्यादा एक्सेस न्यूक्लियाई हो गए अल्फ़ा स्टेट में, ठीक है। जितने ज़्यादा न्यूक्लियाई हो अल्फ़ा स्टेट में उतना ही हमारा इंटेंस सिग्नल आएगा, अच्छा सिग्नल आएगा, अच्छा एनएमआर स्पेक्ट्रा आएगा। तो ये था हमारा एनएमआर का प्रिंसिपल। मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ। व्हेन न्यूक्लियाई आर प्लेस्ड इन द
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपोज्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे कौन सी यूज़ किया, रेडियो वेव्स, एंड एक्सपोज्ड टू द रेडियो वेव्स एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी दे रेजोनेट एंड गिव्स अ सिग्नल। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे हमारा न्यूक्लियाई रेजोनेट कर जाएगा विद द रेडियो वेव। अभी मैं ये टर्म बताना भूल गई। रेजोनेट का मीनिंग क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, तब ये न्यूक्लियाई कर लेता है इसको एब्जॉर्ब। इसको हम बोलते हैं रेजोनेट। तो हम वर्ड यूज़ करेंगे कि वो रेजोनेट कर रहा है, रेजोनेट करता है एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर, तब हमारे पास एक सिग्नल आता है और इसी बेसिस पे हमारा जो NMR है वो वर्क करता है। तो एक सम अप कर देती हूँ। हमने किया क्या, सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक न्यूक्लियाई, ठीक है। तो न्यूक्लियाई क्या था, चार्ज्ड पार्टिकल था और उसके पास क्या थी, स्पिन, जिसकी वजह से ये एक्ट कर रहा था एज अ मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा था। अभी क्योंकि ये मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा था तो इसके पास क्या थी, खुद की मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर हमने क्या किया, इस न्यूक्लियाई को ट्रीट किया इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैंने ट्रीट कर दिया विद द, इस न्यूक्लियाई को, प्रिंसिपल क्या है, इस न्यूक्लियाई को मैंने ट्रीट किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। जब मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ट्रीट किया तब इसकी डिजेनरेसी ब्रेक हो गई, ठीक है। तो दो स्टेट्स आई, एक अल्फा स्टेट जो लोअर एनर्जी स्टेट थी, एक आई बीटा स्टेट, ओके। तो फिर हमने इसको ट्रीट किया विद द रेडियो वेव। जब इनकी फ्रीक्वेंसी कर गई मैच, मतलब जब इनमें शो होगी रेजोनेंस, ठीक है। इन्होंने जब रेजोनेंस शो की तब क्या हुई, हमारी लोअर एनर्जी से न्यूक्लियाई की फ्लिपिंग हुई टू द हायर एनर्जी लेवल। तब इसने शो की फ्लिपिंग की, ड्यू टू फ्लिपिंग हमारे पास आ गया सिग्नल, हमारे पास आ गया NMR का स्पेक्ट्रा। तो ये था सारा का सारा NMR का प्रिंसिपल।